हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज रियल नंबर्स के बारे में, जो कि 10th क्लास का पहला टॉपिक है, रियल नंबर्स चैप्टर 1। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बताया था, पूरा एक चार्ट बनाया था मैंने नंबर्स का। नंबर चार्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर से, इमेजिनरी नंबर से। अभी हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग चूज़ करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्लास 9th, जो कि फर्स्ट टॉपिक है। तो रेशनल और इरेशनल संख्या के बारे में जानेंगे। नंबर्स, दोज नंबर्स विच फॉलो ऑल द बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर कॉल्ड रियल नंबर्स। वे नंबर्स जो सभी बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं, और जो बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस को फॉलो नहीं करते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 5 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे होते हैं: क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, जिसमें मैंने इन 3 के बारे में बात कर चुका हूं मैं। अभी जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा रहा था तो इनके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी। फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजर लॉ, जैसा कि बता चुका हूं मैं, कि कोई भी दो संख्याओं को जब हम ऑपरेशन कोई भी करेंगे उन दो संख्याओं के बीच में, तो फॉर्मेट सेम रहना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेता हूं मैं, अगर a और b कोई भी संख्या मैंने ऐड की और उसमें कोई नई संख्या मुझे c मिली, तो अगर ये संख्या मान लीजिए इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये जो रिजल्ट है हमारा ये भी इंटीजर ही होना चाहिए। अगर ऐसा फॉलो करता है तो ये क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। सेम मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे तीसरी संख्या मिलती है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीजर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट भी मुझे इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा। तो जितनी भी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो इस नियम को पालन करती हैं और सारे ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं। आप कभी भी देखिए, इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, और इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जो नंबर मिलेगा इंटीजर ही मिलेगा। अगर आप डेसिमल को ऐड करेंगे तो डेसिमल ही मिलेगा। डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ही मिलेगा। अगर आप फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन ही मिलेगा, और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फ्रैक्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर आप फॉर्मेट ले लेंगे तो फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, जैसा कि बता चुका हूँ मैं, चाहे आप a में b को ऐड करें या फिर b में a को ऐड करें, सेम रहेगी बात। ठीक है, क्रम इसमें मैटर नहीं करता है, ऑर्डर आप सेम रख सकते हैं। ऐसे ही चाहे a में b मल्टीप्लाई करूं या मैं b में a मल्टीप्लाई करूं, बात सेम है। साचार्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ a प्लस b प्लस c, ये तीनों के लिए होता है, यहाँ ध्यान देंगे। चाहे मैं पहले b प्लस c को ऐड करूं, उसमें a ऐड करूं, या फिर मैं पहले a प्लस b को ऐड करूं, उसमें c ऐड करूं, से रिजल्ट सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेता हूं मैं, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। तो पहले चाहे मैं a और b को मल्टीप्लाई कर लूँ, उसमें c को मल्टीप्लाई करूँ, या फिर पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लूँ, उसमें a मल्टीप्लाई करूँ, तो बात वही रहेगी, रिजल्ट सेम रहेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं क्लोजर लॉ को भी फॉलो करती हैं, ऐसा होता है वास्तविक संख्याओं में। कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करती हैं, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नियम क्या कहता है हमारा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन नियम a इंटू बी प्लस सी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए सेम रहता है, क्योंकि इसमें एडिशन भी आ गया और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही ऑपरेशन आ गए हैं, तो ये दोनों के लिए अलग अलग नहीं होगा, दोनों के लिए सेम रहता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि a को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले a b में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर a c में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यही हमारा रूल है जिसके थ्रू हम लोग ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था, तो वो यहीं से आता है, यही इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसी तरह से हम लोग ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए, आपके लिए मैंने एग्जांपल के लिए बताया था कि यहाँ पर अगर a प्लस बी होता या और भी कोई संख्या होती, मान लीजिए d प्लस a होता, तो d को भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते। इसमें जितने भी हमारे जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी पद होंगे, उन सबको एक एक करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसा कि मैंने दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई बताया था आपको, उसमें दो पद थे, तो दोनों का पहले एक का मल्टीप्लाई करा पूरे ब्रैकेट में, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई करा पूरा ब्रैकेट में, तो वो यहीं से आता है, यही उसका नियम है। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो यही है और यहीं से हम लोग नंबर्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है
कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ से a और a ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो b इज इक्वल टू सी आएगा, ठीक है। इससे हम कहते हैं बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि लेफ्ट से कैंसिल हो रहा है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। और दूसरा देखता हूं मैं, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, इस तरह की कोई संख्या मुझे दे रखी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो मुझे यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a इज इक्वल टू सी, क्योंकि b और b ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये किसके थ्रू होगा, राइट कैंसिलेशन लॉ। यही ऐसा नियम है, निरसन नियम या कैंसिलेशन लॉ, जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन में नंबर्स को कट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया और इस तरह से हम कट करके शो कर देते हैं जो हम लोग, और राइट कैंसिलेशन लॉ में इस तरह से कट कर देते हैं तो ये रिजल्ट आता है। तो जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो ऐसा नहीं कि हमने बस लिया और कट कर दिया, कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं उनके, और वो रूल्स ये हैं, यहाँ से आता है। जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन इस रूल्स के थ्रू होता है और कैंसिलेशन लॉ के थ्रू हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से ही हम कैंसिल कर देते हैं किसी को भी, कहीं ना कहीं किसी नियम के ही आधार पे हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का नियम हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कैंसिल आउट करने का नियम हमारा कैंसिलेशन लॉ, और ये मल्टीप्लिकेशन में भी सेम अप्लाई होता है। अगर मैं a इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखूंगा तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू बी मिल जाएगा मुझे। और इन दूसरा केस a इंटू बी इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ c इंटू बी, तो यहाँ से b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे a इज इक्वल टू सी मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ b से b ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि जो हमारे बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये सभी को रियल नंबर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर्स फॉलो करेंगे वो रियल नंबर्स, और सभी को फॉलो करना जरूरी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी यानी कि भाज्यता, कैसे हम किसी संख्या को भाग करते हैं और भाग करने का प्रोसेस होता है, और उसके आगे हम बढ़ेंगे फिर इक्वलिटी डिवीजन लेमा पे। तो इक्वलिटी डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। A non-zero integer a is said to divide an integer b if there exists an integer c such that b is equal to ac। अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर a है जो कि said to divide an integer b, जो b को डिवाइड करता है, तो there exists an integer c, तो c कोई ना कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा such that b is equal to ac, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं ऐसे कि इफ 3 डिवाइड्स 36, if 3 divides 36 then an integer exists there c is equal to, if a, let's suppose a, here it is b, then if 3 divides then c is equal to 12, there exists an integer such that b is equal to ac, so 36 is equal to 3 into 12, this is b and this is a and this is c, okay। तो कोई भी संख्या अगर किसी नंबर को दूसरी संख्या को डिवाइड कर रही है तो एक ऐसा इंटीजर हमें और मिलेगा, एक ऐसी संख्या और मिलेगी हमें जो कि b इज इक्वल टू ac की तरह होगी, और इसे ही हम कहते हैं कोसेंट, और इसे हम कहते हैं डिविडेंड, और इसे हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। इसी को थोड़ा इस तरह समझ लेते हैं, जैसे मैं 36 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 36 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पे डिवीजन आएगा, 3 1s 3, फिर यहाँ पे 6 आएगा तो 3 2s 6, और यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा मिला हमें, ये क्या होता है, कोसेंट, और ये होता है डिवाइजर, और जो भी संख्या होती है वो होती है डिविडेंड। और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 बचा है तो इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसे। तो जब भी हम डिवीज़न की बात करते हैं तो ये जो संख्या होती है हमारी, ये होती है डिविडेंड, और ये जो हमें मिलता है आफ्टर डिवीजन ये होता है कोसेंट, और जिससे हम भाग देते हैं संख्या को वो होती है डिवाइजर, और जो हमारे पास बचता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी है, ये हमारा भाग। इसी तरह से हम डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन सबको क्लियर होगा, ठीक है। इस तरह से डिवीजन करते हैं हम, और इसीलिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, और अगर कुछ हमारे पास बचता है रिमाइंडर तो रिमाइंडर इसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि
हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसी को इफ ए नॉन जीरो इंटीजर a डिवाइड्स एन इंटीजर b देन वी राइट, हम इसे इस तरह से लिखते हैं a डिवाइड्स b। जब भी हम थ्योरम्स को प्रूव करेंगे तो इसको जो लिखने का तरीका होता है, डिनोट करने का तरीका, वो इस तरह से हम लिखते हैं a डिवाइड्स b, और इसे इस तरह से पढ़ते हैं a डिवाइड्स b। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे मैं इस तरह से लिखूं या फिर इसे मैं इस तरह से लिखूं b अपॉन a, ठीक है। तो ध्यान दीजिए a डिवाइड्स b, तो जो भी हम डिवाइड करते हैं इस तरह के फॉर्म में हम पहले लिखते हैं, और जब हम इस तरह से लिखते हैं अपॉन में तो इसको नीचे लिखते हैं। इतना ध्यान रखेंगे, जो a डिवाइड्स b मतलब b को डिवाइड करा ना a, तो a नीचे आएगा, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी होती है, इस तरह से हम भाग करते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा है। और इस तरह से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। लेट a and v be any two positive integers then there exist unique integers q and r such that, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए a and b लेट सपोज देयर एग्जिस्ट, ऐसे इंटीजर्स यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो, जो r की वैल्यू है हमारी वो कितनी होगी, जीरो, और जीरो के इक्वल भी हो सकती है, और ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन b। तो जो r की वैल्यू है हमारी, जो यहाँ पे v है नंबर, उससे कम होगी और जीरो से ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसा मैंने डिवीजन बताया था सेम टू सेम वही है। a यहाँ पे हमारा डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड, और b हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर, और q जो है वो हमारा कोसेंट हो जाएगा, और जो r है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेमा ही क्यों लिखा है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्यों नहीं लिखा है, या यूक्लिड डिवीजन एक्सिम क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे मैथमेटिक्स में कि ये थ्योरम, मेनली थ्योरम वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा में, एक्सिम में और थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं तो ये आसानी होगी हम पढ़ने में। लेमा, एक्सिम एंड थ्योरम, तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो लेमा जो होती हैं ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम सम प्रीवियसली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स। लेमा ऐसे ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक्सेप्टेड, प्रीवियसली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स के ही लिए जाते हैं, ठीक है। जो पहले से प्रीवियसली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स हैं या पहले से ही प्रूवन हैं, तो उन्हीं से इस स्टेटमेंट को लिया जाता है और इसको हम यूज़ करते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। तो जैसे कि डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो प्रीवियसली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स हैं तो ट्रू, अब ये भी ट्रू है ना, बस हमने इस फॉर्म में इसको थोड़ा सा नंबर्स को चेंज कर दिया, कंडीशंस को चेंज कर दिया, लिखने का तरीका चेंज कर दिया। स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू है, लेकिन ये किससे, प्रीवियसली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट से ही आया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। देन एक्सिम, जनरली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स, ये क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स होते हैं, सेल्फ एविडेंट होते हैं विदाउट प्रूफ, इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, अपने में ही सेल्फ एविडेंट होते हैं ये, और इन्हें हम इन जनरल कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सनराइज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूर्व से उगता है, तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, जनरली एक्सेप्टेड है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज सेल्फ एविडेंट विदाउट प्रूफ, ठीक है। इसी तरह से जितने भी विदाउट प्रूफ और सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे होते हैं एक्सिम। देन थ्योरम, ए स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड, एक स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुका है या फिर प्रूव हो सकता है यूजिंग एक्सिम्स, वो होती है हमारी थ्योरम। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर है अभी, लेमा, एक्सिम और थ्योरम में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों लिखते हैं हम, डिवीजन थ्योरम क्यों नहीं लिखते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम लिखने का तरीका इस तरह से रहेगा, बाकी डिविजिबिलिटी की पूरा प्रोसेस रहेगी। हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम डिवीजन के थ्रू डिवीजन कर लेंगे नंबर्स का और उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और इससे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें ये शो करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए हमेशा या तो 4q+1 या 4q+3 की फॉर्म का ही वो नंबर होगा, जहाँ पे q कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मान लिया हमने कि a क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एंड b इज इक्वल टू, अब देखिए जिस भी फॉर्म का हमें दिखाना होता है, लाइक सपोज यहाँ 4q है, 4q+3 है, तो b की वैल्यू हम वही ले लेंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू हमने ले ली 4, क्योंकि मान रहे हैं तो हम मान लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4। इतना हमने मान लिया। अब देखिए यहां से हम आगे बढ़ेंगे, तो बाई इक्वल डिवीजन लेमा। अब ध्यान दीजिए, इक्वल डिवीजन लेमा से हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट, ये साइन देखिए ध्यान से, इस साइन को हम देयर एग्जिस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देयर एग्जिस्ट का साइन है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम अपोजिट टू ई, ये ई का उल्टा है, अगर उल्टा ई हम बना देंगे तो ये साइन किसका होता है, देयर एग्जिस्ट का। या तो मैं देयर एग्जिस्ट लिखूं या इस साइन को मैं बना दूं तो इसका मतलब भी देयर एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो बाय इक्वल डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट, क्यू एंड आर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, किस तरह से, तो a इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, VQ+R, क्योंकि a इक्वल डिवीजन लेमा होती है। ठीक है, और यहाँ पे v की वैल्यू हमने क्या मान ली है, 4, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q+R, वेयर जहाँ पे r की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और b हमारा कितना माना था हमने, 4, तो r की वैल्यू 4 से कम होगी। ठीक है, इस तरह से इक्वल डिवीजन लेमा को हमारे सभी क्वेश्चंस में इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट a बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड b को हम वो संख्या मान लेंगे जो कि जिस फॉर्म में हमें शो करना होगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, फिर हम अप्लाई करेंगे इक्वल डिवीजन लेमा, तो q एंड r हमें इस तरह से मिलेंगे ताकि हम इस तरह से लिख सकें। अभी मैंने बताया था इक्वल डिवीजन लेमा में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जो r की वैल्यू होंगी, इसलिए r की वैल्यू क्या होंगी यहाँ से, देखिए 0, क्योंकि इक्वल है तो 0 भी हो सकती है, 1 2 3, 4 नहीं होगी क्योंकि 4 से कम है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू होता तो 4 भी हो जाती, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है तो 4 नहीं होगी, 3 तक ही होगी वैल्यू, तो 0 r की वैल्यू 0 1 2 3। क्लियर है सभी को। अब देखिए, तो सबसे पहले केस फर्स्ट, सबसे पहले पहला केस लूंगा मैं, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r इज इक्वल टू 0 होगा तो पहला केस, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 4q+0, तो यानी कि 0, ये चलिए लिख देता हूँ 4q+0, इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूसरा केस ले लेता हूँ मैं, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4q+1। केस थर्ड, तीसरा केस ले लेता हूँ मैं, व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट 4q+2। देन केस 4, चौथा केस ले लेता हूँ, व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4q+3। अब ध्यान दीजिए, मैंने इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई किया यहाँ पे, तो मेरे पास 4 केस बने यहाँ पे, r की वैल्यू 0 1 2 3 4, यानी कि या तो a की वैल्यू 4q टाइप की हो सकती है, या a की वैल्यू 4q+1 टाइप की हो सकती है, और a की वैल्यू 4q+2 टाइप की हो सकती है, a की वैल्यू 4q+3 टाइप की हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है यहाँ पे, ऑड इंटीजर है, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, सिंस a इज ऑड इंटीजर, अगर ये ऑड इंटीजर है तो a की जो वैल्यू है 4q नहीं हो सकती, एंड जो a की वैल्यू है 4q+2 नहीं हो सकती, क्योंकि ये इवन टाइप का है, 2m टाइप का है, ये भी 2m टाइप का है। 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये मेरे पास 2 × 2q हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं, हाँ 2 × 2q,
और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो 2 क्यूब प्लस 1, यानी कि 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। और जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन इंटीजर होते हैं। तो इवन होते हैं तो अब यहाँ पे चूँकि ऑड है तो 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 2 नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ये वाला केस हमारा कट हो गया, ये वाला केस कट हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, ए जो हो सकता है 4 क्यूब प्लस 1 टाइप का हो सकता है और 4 क्यूब प्लस 3 टाइप का हो सकता है। तो यहाँ से देखिए, हेंस ए, यहाँ से लिखेंगे ए इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कहाँ गया, 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3, ठीक है। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3, इस तरह से हम लिख लेंगे। और इस तरह से कोई भी नंबर को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। अगर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, एक क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा से आता ही आता है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लें और कैसे करना है अच्छे से ध्यान से समझेंगे। पैटर्न सेम रहेगा, एक बार में अच्छे से समझ लेंगे तो उसी पैटर्न पे हम लोग फॉलो करेंगे और आगे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस दिस और दिस। तो सबसे पहले लेट मान लूंगा मैं, लेट ए बी any positive integer and b is equal to, अब b क्या मानूंगा मैं, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे 4 दे रखा है, 4m हर जगह 4 दे रखा है, तो मैं b is equal to 4 ले लूंगा। जो भी यहाँ पे वैल्यू जिस फॉर्म का भी हमें शो करना होगा b की वैल्यू वही ले लेंगे, ठीक है, सिंपल। अब देखिए, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट Q एंड R सच दैट, इस तरह से Q एंड R एग्जिस्ट करेंगे। सो A इज इक्वल टू 4Q प्लस R, वेयर जो R की वैल्यू होगी वो हमारी लेस देन 4 होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दी, सेम पैटर्न पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मुझे देखिए ध्यान से, इसलिए R की जो वैल्यू मुझे मिलेंगी यहाँ से कितनी मिलेंगी, 0 1 2 3, 4 हैं। अगर यहाँ 5 होता तो 4 तक लेते, 3 होता तो 2 तक लेते, जो भी नंबर यहाँ होता उससे एक कम यहाँ R की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो 4 केस हमारे पास बन गए, चारों केस को हम सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। तो देखिए, सबसे पहले केस फर्स्ट, when r इज इक्वल टू 0, और तब तक हम सारे केसेस सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमें सारी फॉर्म नहीं मिल जाती हैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4q। अब क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान दीजिए, शो दैट द क्यूब, हमें क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे मेरे पास पहले केस में जब r इज इक्वल टू 0 हो तो a इज इक्वल टू 4q मिला, तो मुझे इसका क्यूब करना है। तो अब देखिए यहाँ से a क्यूब तो कितना हो जाएगा, 4q क्यूब, तो इसका क्यूब करूँगा 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और यहाँ से क्यूब क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे दिखाना या तो 4m टाइप का होगा या 4m प्लस 1 या फिर 4m प्लस 3। तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा। तो जब मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 16 क्यूब क्यूब। इसका मतलब इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4m टाइप का हो गया, वेयर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये m हो जाएगा हमारा 16 क्यूब क्यूब। तो जो a क्यूब है हमारा 4m टाइप का हो गया, क्लियर। हमें ये तो शो करना था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, या तो 4m टाइप का हो गया, 4m प्लस 1 टाइप का हो गया, फिर 4m प्लस 3 टाइप का होगा। तो केस 1 में जब हमने r इज इक्वल टू 0 लिया, a इज इक्वल टू 4q हुआ, तो कंडीशन अप्लाई की, a क्यूब किया हमने इसका, तो ये 4m टाइप का हो गया। और m चूंकि कहा है कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो जो भी बचा था हमने m मान लिया, तो उसी टाइप का इंटीजर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से केस 2,
मैं दूसरे केस की बात करूँगा, व्हेन r इज इक्वल टू 1। जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो a इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जब मैं a क्यूब निकालूंगा तो 4 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, और a प्लस बी का होल क्यूब चूँकि हमें पता है a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें अप्लाई करूँगा मैं ये, तो ये हो जाएगा 4q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 4q इंटू 1 एंड 4q प्लस 1। इस तरह से अप्लाई कर दिया मैंने अब फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 64q क्यूब प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 12q इंटू 4q प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 64q क्यूब प्लस 1 प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 48q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12q। क्योंकि मैं डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई बता चुका हूँ कैसे करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब ध्यान दीजिए, मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को या तो 4m टाइप का बनाना है, 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3। तो देखिए यहाँ से ये 1 मुझे मिल गया यहाँ पे, तो मैं इसको अलग कर दूंगा, तो 46q क्यूब प्लस 48q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस में 1 इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ ले जाकर, ठीक है। यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं अगर 4 को कॉमन ले लूँ, अगर 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, इसे 4 से डिवाइड कर दो इसे, तो ये बचेगा 16q क्यूब और 4 से इसे डिवाइड करूँगा तो 4, 12 बचेगा यहाँ से 12q स्क्वायर प्लस 4 से इसे डिवाइड करूँगा तो 3 बचेगा यहाँ से 3q एंड प्लस 1। यहाँ से ध्यान देंगे तो ये मेरे पास बच गया 4m प्लस 1 टाइप का, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट वैल्यू को मैं m मान लिया। तो वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 16q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q, ये m हो गया। तो यहाँ से देखिए 4m प्लस 1 टाइप का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं केस थर्ड केस लेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू कितना हमारे पास 2। जब r इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4q प्लस 2, ठीक है। अब 4q प्लस 2 हो गया, तो यहाँ से a क्यूब जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4q प्लस 2 क्यूब, ठीक है। अब डायरेक्टली इसमें मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा और थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 64q क्यूब प्लस ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16q हो जाएगा इंटू 4q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, सेम फार्मूला। अब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 16q क्यूब प्लस ये 8 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 48q स्क्वायर प्लस 32q। अब देखिए यहाँ से मुझे 1 या फिर 3, अगर मैं 8 को डिवाइड कर लूँगा 5 प्लस 3 में भी, अगर मैं इसे तोड़ लूँगा 3 अलग कर लूँगा मैं, तब भी यहाँ पे 5 बचेगा। और जब भी 5 बचेगा तो 5 को मैं कॉमन लेके कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 4m टाइप का चाहिए। तो ऐसी संख्या मुझे चाहिए पूरी जो 4 कॉमन लूँ तो बाकी पूरी एक ब्रैकेट में आ जाए। अगर 5 अलग से रह जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये मैं कर नहीं सकता। लेकिन इतना कर सकता हूँ, सभी में से 4 तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, सब में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 16q क्यूब, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 4m टाइप का हो गया a क्यूब, यहाँ से a क्यूब मेरे पास आ गया 4m टाइप का, ठीक है। वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 16q क्यूब प्लस 2 प्लस 12q स्क्वायर प्लस 8 इंटू क्यू, ठीक है। यानी कि थर्ड केस में भी हमारा वापस से 4m टाइप का आ गया। ये पहले केस में 4m टाइप का था, 4m प्लस 1 टाइप का था, अभी फिर से 4m टाइप का आ गया। क्लियर। तो नेक्स्ट केस देखते हैं हम, ठीक है। अभी हमारे पास लास्ट केस है हमारे पास केस 4। केस 4 में जब व्हेन r इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4q प्लस 3।
तो यहाँ से जब मैं ए क्यूब निकालूंगा तो ये 4 क्यूब प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा। आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे फार्मूला तो कितना हो जाएगा, ये 64 क्यूब प्लस 3 का क्यूब करेंगे 27 प्लस 4 3 12 दूनी 24, 24 क्यूब इंटू 4 क्यूब प्लस 3। अब यहाँ से देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 64 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 27 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 96 क्यू हो जाएगा प्लस 24 3 4 72 हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से 27 है तो 27 है तो 27 को मैं 3 अगर अलग कर दूँ तो 24 हो जाएगा और 24 4 का मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो मेरी बात बन जाएगी 24 एंड 3 अलग कर लूँगा इसमें से। ठीक है, प्लस 96 प्लस क्यू इंटू 72 क्यू प्लस ये 3 को मैंने अलग लिख लिया तो 24 प्लस 3 लिख लिया मैंने इसे। अब यहाँ से जब मैं 4 कॉमन लूँगा यहाँ से तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 क्यूब और यहाँ से हो जाएगा प्लस 6 और यहाँ से हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे इसे और 24 क्यू हो जाएगा, ये होगा मेरे पास क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 18 क्यू हो जाएगा प्लस 3। क्लियर है यहाँ से? तो जो मेरा ए क्यूब है ये मेरा 4m प्लस 3 के टाइप का आ गया यहाँ पे, वेयर m इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 क्यू प्लस 6 प्लस 24 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू। ठीक है, तो ध्यान दीजिए चारों ही केसेस में जब तक मुझे तीनों फॉर्मेट नहीं मिल जाता तब तक मैं इसको हर एक केस को ऐसे सॉल्व करता रहूँगा। ठीक है, पहले केस में 4m टाइप का बना मेरा, दूसरे केस में 4m प्लस 1 टाइप का, थर्ड केस में अगेन मुझे 4m टाइप का ही मिला क्योंकि उसमें और कुछ मैं चेंजेस कर नहीं सकता था किसी फॉर्म में, तो लास्ट केस में मुझे 4m प्लस 3 टाइप का भी मिल गया। तो यहाँ से अब ये प्रूफ हो चुका है कि जब भी हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो या तो 4m प्लस टाइप का होगा या फिर 4m प्लस 1 टाइप का होगा या फिर 4m टाइप या 4m प्लस 3 टाइप का होगा, इसी फॉर्म का होगा। यहाँ से क्लियर हो चुका है, तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग hence cube of any positive integer is of the form 4m plus 1 और 4m plus 3। क्लियर है सभी को? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब मान लीजिए यहाँ पे क्यूब है, क्यूब की जगह स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस लेंगे, पैटर्न सेम रहेगा, यहाँ से सेम हम नंबर्स बनाएंगे, यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर को हम इसी तरह से अलग अलग कैलकुलेट करके अलग अलग एडजस्ट करके उस फॉर्म में बना लेंगे जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो 4 के मल्टीपल्स में बना लेंगे या जो भी नंबर होगा उसके मल्टीपल्स में हम बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही जितने भी केस बनेंगे सारे केसेस को कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है या कोई और भी कंडीशन हो सकती है, जो भी कंडीशन दे रखी हो इस तरह के हम केसेस बनाएंगे, सारे नंबर्स बनाएंगे और उन कंडीशंस को अप्लाई करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है सभी को? इस तरह के क्वेश्चन हम इक्वल डिवीजन लेमा से आते हैं और हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और मेहनत के साथ आगे के वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।